हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने कोचिंग चैनल हम सबका कोचिंग में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों को शेयर कीजिए। जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, हम उन्हें एमपी बोर्ड के समस्त क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं, सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 5 है, चैप्टर का फर्स्ट का। देखिए नो सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सॉरी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने का तरीका देखिए कैसे हल करना है। हल हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका √3 बराबर p बटा q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या की डिफिनेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है। चलिए साइड में लिखना पड़ेगा, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, सहभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जैसे हमने कहा p और q सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब p और q का एक के सिवाय कोई और गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब हमको चेक करना है कि क्या p और q का एक के सिवा कोई और भी गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो p और q क्या नहीं होंगी, सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। अगर वो सहभाज्य संख्या नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या p और q सहभाज्य संख्या है या नहीं है, ये देखते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा किए तो q का मान क्या है, यानी q इंटू √3 इक्वल क्या हुआ, p हुआ। अब हम रूट हटाना है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने का, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q √3 का इधर होल स्क्वायर और इधर हुआ p का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर और √3 का वर्ग करेंगे तो ट्वेल्व आएगा 3 और ये हुआ p स्क्वायर। पहले हम लिखते हैं p स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, √3 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, वर्गमूल से रूट, ये स्क्वायर से रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने केवल 3 लिख दिया। अब देखिए पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने लिख दिया क्या, 3 q का स्क्वायर। इसको मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए समीकरण, चाहे तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए p स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ पे क्या है, 3 है। p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3, जबकि p और q सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या होने का मतलब है कि एक के सिवा यहाँ पे गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ p स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो p का
अभाज्य गुणनखंड भी 3 हुआ। और इसको हम देते हैं कथन फर्स्ट, कथन पहला। हमने इसे दे दिया कथन फर्स्ट कि हमारा पहला स्टेटमेंट है। प्रश्न क्या कह रहा था कि रूट 3 का परिमेय संख्या से दिखाना है। हमने माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है और पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब एक के सिवा उनका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी वो सहभाज्य हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। तो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, तो यानी पी का भी गुणनखंड 3 होगा। तो यानी क्या हुआ कि पी एक सहभाज्य संख्या नहीं है, ये प्रमाणित हुआ। तो चलिए हम क्यू को भी चेक कर लेते हैं। अब हम ये मान लेते हैं, माना देखिए, अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5। तो एक हमने लिख लिया कि ये क्या है, 2 है, और बाकी सबको हमने नाम दे दिया, m का नाम दे दिया। तो अब हम ये मान लेते हैं, इस तरह से हम मान लेते हैं कि माना p बराबर एक गुणनखंड कितना है, 3, और कोई गुणनखंड होंगे p के जिसको हमने मान लिया m। मान लेते हैं यहाँ पे, जहाँ बता देते हैं जहाँ m कोई पूर्णांक है, या m धनात्मक पूर्णांक हम ये भी कह सकते हैं, या कोई पूर्णांक संख्या है, क्या है, कोई पूर्णांक है, ये हमने बता दिया। यानी p का कोई और गुणनखंड भी होगा, 3 के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड हो सकता है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। पूर्णांक का मतलब कोई ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हो सकती है। अब हम p के मान को कहाँ रखते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे p के मान को, p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो देखिए p का मान हमारा 3m है, यहाँ पे ले जाकर रखिए 3m का क्या कहना है, ये होल स्क्वायर, और ये कितना है 3, और क्या हुआ ये q का स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 त्रिकाई 9, और ये क्या हुआ m का स्क्वायर, और ये कितना हुआ 3, और क्या हुआ q का स्क्वायर। हम डिवाइड करते हैं, q का मान निकालते हैं, तो q स्क्वायर का मान क्या आ रहा है 9m का स्क्वायर, और गुणांक में चला जाता है बटे में, तो बटे में कितना हुआ 3, यानी 3 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखें तो q स्क्वायर का मान कितना हुआ 3 एकम 3, 3 का 9, 3m का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। q देखिए हमने क्या माना था, हमने माना कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। चलिए हम इसे थोड़ी सी सेट करते हैं, इतने से पोर्शन को हम इधर रख देते हैं फिलहाल। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे लिखना है, इसे इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिखना है। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए p और q सहभाज्य संख्या मतलब एक के अतिरिक्त इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे देखा, अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, यहाँ q स्क्वायर का एक अभीष्ट गुणनखंड, आप यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं आप, एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड तीन होगा। अगर किसी संख्या का कोई संख्या पी नामक कोई संख्या है, अगर किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड हम ये ले लेते हैं कि कोई संख्या है क्यू, उसका एक गुणनखंड यदि 3 है तो उसका चाहे क्यू स्क्वायर हो, चाहे उसका क्यू का क्यूब हो, चाहे क्यू का 4 हो, इनका सभी का गुणनखंड 3 ही होगा। ये आपको बताया भी गया है थ्योरम पे। ठीक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। इसको हम नाम दे देते हैं कथन सेकेंड। इसको हमने नाम दिया, ये कथन हमारा क्या है, सेकेंड। तो हम ये लिख सकते हैं कथन एक व कथन दो से स्पष्ट है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। आते हैं, या कह सकते हैं इसलिए P बटा Q जब ये सहभाज्य ही नहीं है, जब ये P बटे Q परमेय है, अगर आप देखिए P बटा Q अगर परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये सहभाज्य संख्या है। तो जब ये सहभाज्य ही नहीं है तो मतलब P बटा Q परमेय संख्या नहीं है, यानी परमेय संख्या नहीं है, सॉरी, इसलिए P बटा Q परमेय संख्या नहीं है। और मैं थोड़ी सी इसको पूरा सेट करता हूँ। परमेय संख्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आता है अब जब P बटे Q ही परमेय संख्या है तो इसका मतलब कि ये इसके बराबर है, तो आता है √3 एक परमेय संख्या नहीं। ये था इसका संपूर्ण हल और इसे हम लिखेंगे प्रूफ। फिर से देखिए, समझने का प्रयास करिए। हम मान लेते हैं कि माना √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी शिफ्ट करने में यहाँ पे दिक्कत आ गई है, इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ। परमेय संख्या मान लेते हैं कि माना √3 एक परमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि नहीं है, पर मान लेते हैं कि परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या तो इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, जहां P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या, और Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q कभी 0 नहीं होगा। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि उनका गुणनखंड एक के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या इनका एक के सिवा कुछ और गुणनखंड निकलता है। हमने गुणा किया तो क्या हुआ, Q√3 P हुआ। रूट हटाना है तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने दोनों पक्षों को वर्ग किया, तो वर्ग करने से क्या हुआ, Q स्क्वायर हुआ। ये हमने वर्ग लगा दिया, Q स्क्वायर हुआ, रूट से वर्ग कैंसिल हो, कितना कहलाया, केवल 3 कहलाया। ठीक, अब यहाँ से Q स्क्वायर हमने पहले इसको लिख दिया Q स्क्वायर, बाद में हमने लिखा 3Q स्क्वायर, यानी पहले ये 3Q स्क्वायर। क्या देखा कि Q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है। ये देखिए गुणे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 3 है, तो इसका मतलब पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 होगा। इसे हमने कथन फर्स्ट दिया, यानी हमें सहभाज्य संख्या निकालने की, यानी ये पता होना था कि क्या पी और क्यू सहभाज्य है। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि पी और क्यू यहाँ पे, यानी पी जो है वो सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहभाज्य का मतलब उसका गुणनखंड 1 होना था, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 है। फिर हम मानते हैं कि माना पी बराबर पी एक अभाज्य गुणनखंड तो कोई है 3 है, लेकिन बाकी और कोई गुणनखंड हो सकते हैं, तो हमने मान लिया उसे m कि कोई और गुणनखंड होगा, जहाँ हमने बताया कोई पूर्णांक है। तो p बराबर क्या बन गया 3m माना। अब जब 3m माना तो p के मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। जैसे हमने रखा तो 3 का वर्ग यानी 3m रख दिया, यहाँ से हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर है ही, ये 3 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे हमने मान रख दिया 3 वर्ग 3 का ही ना हुआ, m का स्क्वायर हुआ, और ये क्या है 3 क्यू स्क्वायर। हम अगर क्यू का मान निकाल रहे हैं क्यू स्क्वायर का मान, तो इसको जब हम क्या कर रहे हैं बटे में डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान कितना निकला 9m स्क्वायर अपॉन 3 डिवाइड किया तो कितना हुआ 3m स्क्वायर। क्या लिखा कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 3 है, अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो यानी क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 होगा। तो क्या पता चला कि यहाँ से क्या हुआ। अब देखिए इसको हमने कथन 2 दिया, सेकंड कथन पी और क्यू सहभाज्य, उनका अभाज्य गुणनखंड क्या होना था 1 आना था, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 3 है, वहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कथन 1 और 2 से स्पष्ट है कि पी और क्यू जो हमने सहभाज्य बताया था, यानी पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो जब कोई सहभाज्य नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या भी नहीं है, तो पी बटे क्यू क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमने ये कह दिया कि जब पी बटे क्यू भी परिमेय संख्या, यही परिमेय संख्या नहीं, तो ये इसके बराबर यानी √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये √5 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी अपन कुछ सेम ही हल कर देते हैं, तो आपको कुछ आसान लगेगा। चलिए सेम करते हैं, हम करते हैं हल। देखिए मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। पहले अपरिमेय प्रूफ करना, लेकिन हम मानते हैं क्या कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि √5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन बताना पड़ेगा जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q डज नॉट इक्वल 0 है, ये हमें बताना पड़ेगा। सहभाज्य का मतलब ये मानिए कि p और q जो सहभाज्य संख्या है, यानी एक के अतिरिक्त इनका गुणनखंड कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम इनका गुणनखंड ही चेक करते हैं, क्या एक के सिवा कुछ और गुणनखंड भी है। तो देखते हैं, जब हम करेंगे तो क्लियर गुणा करेंगे, सेम जैसे √3 का निकाले थे वैसे निकालना है। तो जब हम इधर q का गुणा किए तो कितना हो गया q √5 और कितना कहा है p। हम क्या करते हैं, मान दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अच्छा देखिए जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो क्या कहलाएगा q √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या कहलाया p का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, ये q का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा ×5, ये हुआ p स्क्वायर। पहले हम लिख लेते हैं क्या p स्क्वायर, और ये कितना हुआ 5, और बाद में हमने लिख दिया क्या q स्क्वायर। ये दोनों गुणे में तो आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए बात समझिएगा, पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5, यहीं से देख के लिखना है। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5, आप बताओगे यहाँ पी स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो p का भी, जब p स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब p का भी गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। p का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ये इसको हम नाम देते हैं कथन फर्स्ट, हमने इसे नाम दे दिया कथन, यानी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हुआ।
देखिए P सहभाज्य है तो सहभाज्य होने के लिए एक गुणनखंड हो, मात्र एक ही गुणनखंड हो, यानी एक गुणनखंड हो, संख्या एक गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ पे P का गुणनखंड क्या निकला 5। इससे क्या प्रमाणित हुआ कि P सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हम Q को भी चेक कर लेते हैं। तो Q को जब हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए। अब हम क्या कर लेते हैं, माना, क्या माना, देखिए P का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। हो सकता है और कोई अभाज्य गुणनखंड हो, तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड को हम कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए हम 120 का लिखना स्टार्ट किया तो पहले हम 120 का क्या करते हैं गुणनखंड, 60 दूनी 120, 30 गुना 60, 15 दूनी 30, ऐसे करके करते हैं, 5 है 15। तो देखिए दो एक अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद वाली संख्या को हम नाम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि माना कि P का गुणनखंड 5 तो निकला है, लेकिन और कोई गुणनखंड हो सकता है जिसको हमने नाम दिया m, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, m कुछ भी नाम दे दीजिए। साइड में आप बता दीजिए, जहां m एक पूर्णांक है, क्या है, m एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है, m एक पूर्णांक है, ये हमने नाम दे दिया। अच्छा देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, P के मान को हम क्या करते हैं, P के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे हम P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो चलिए मैं इधर रख देता हूँ, ये हुआ ये। देखिए मान कैसे रखना है, P बराबर 5m को ले जाके समीकरण 1 में रखना है। तो आप समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए P की जगह आप कितना रखेंगे, 5m का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कितना हुआ 5q का होल स्क्वायर। वर्ग करिए, 5 का वर्ग हुआ 25, m का वर्ग हुआ m स्क्वायर, और ये कितना हुआ 5, और ये क्या हुआ q का स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि गुणांक q का मान चाहिए अपन को, तो q स्क्वायर का मान जब अपन को चाहिए तो देखिए q स्क्वायर का गुणांक बटे में डालेंगे तो कितना हो गया 25, m का स्क्वायर और बटे कितना हो गया, ये बटे में चला गया वही 5, काट दिए 5 एकम 5 5 25, मेरे पास क्या निकला q स्क्वायर बराबर क्या निकल गया 5m का स्क्वायर। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ ये। अब देखिए Q का अभाज्य, Q सहभाज्य संख्या है तो गुणनखंड क्या होना था, गुणनखंड होना था 1, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड कितना आ गया 5, यानी Q भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इसके सेम लिखेंगे, हमें ये लिखना है यहाँ। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करता हूँ, यानी अब मैं इसको थोड़ी सी चेंज करूँगा, और चेंज करूँगा क्या कि ये मैं जो P लिखा था उसको मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे Q, यानी Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है, तो Q का भी अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा, और इसे हमने नाम दिया कथन सेकेंड। अब आप क्या लिखेंगे, कथन फर्स्ट और सेकेंड, कथन ये पहला और ये कथन दूसरा। आप क्या लिखेंगे, कथन 1 व कथन 2 से स्पष्ट है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अच्छा जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है, इसलिए P बटा Q परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा जब P बटी Q ही परिमेय संख्या नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ, आता है आप बताओगे P बटी Q किसके बराबर है, इसके जब ये परिमेय संख्या नहीं तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, आता है √5 एक परिमेय संख्या नहीं है।
तो जब परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप ये कह सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना है, अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट अर्थात परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। यही तो हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं थोड़ी से। इसमें भी हम लिख सकते थे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हो। अर्थात रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये सिद्ध हुआ आप लिख सकते हैं हिंदी में, चाहे प्रूफ लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये था। अब हम चलते हैं थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट समझिए पहले। अच्छा एक और मैं आपको दिखाने वाला था, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। एक प्रमेय था और वो प्रमेय ये है। ये आपके बुक में दिया गया होगा, हम 1.2 प्रमेय में 2024-25 के बुक में प्रोवाइड हुआ ये 1.2 थ्योरम होगा। देखिए कोई संख्या मान लीजिए p a का भाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p किसको a को भी विभाजित करेगी। यानी अगर a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। यानी p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है मतलब a स्क्वायर का गुणनखंड p है, तो इसका मतलब क्या है कि a का गुणनखंड भी क्या होगा, a ही होगा। अगर a स्क्वायर का गुणनखंड यदि p है तो इसका मतलब है कि a का गुणनखंड भी क्या होगा, p होगा। ठीक है, a स्क्वायर का गुणनखंड यदि p है, कहने का अर्थ ये है कि अगर a स्क्वायर का गुणनखंड p है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का गुणनखंड भी क्या होगा, p ही होगा। ये है यहाँ पे इसका मतलब, इसलिए हमने वहाँ पे यूज किया था हमने। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, मैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दें, परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय, पेपर में खूब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। 7 दशक में आता है एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड एग्जाम में इन्हें पूछा जाता है ये 7 दशक के तौर पे। इन्हें एक परिमेय संख्या को, जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ दें, देखिए अगर हम परिमेय संख्या को क्या करें, परिमेय संख्या को यदि हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, मान लेते हैं r है, नाम दे दिए रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या नाम हमने दे दिया क्या, s। पहला नंबर अगर हम r धन s करें, ठीक, यानी परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तब भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा, यदि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय से घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरा स्टेटमेंट, अगर हम बात करें परिमेय गुणे देखिए परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय है और ऐसा परिमेय है, अगर गुणा भी कर रहे हैं तब भी अपरिमेय ही प्राप्त होगी। और आपके पास चौथा स्टेटमेंट अगर हम बात करें r बटा s मतलब परिमेय के साथ परिमेय का भाग दें तभी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अच्छा हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, तो इसका उल्टा मतलब क्या हो कि अपरिमेय के साथ हम चाहे परिमेय को जोड़ दें तब भी अपरिमेय, अपरिमेय के साथ हम परिमेय को घटा दिए तब भी अपरिमेय, अपरिमेय के साथ परिमेय का गुणा कर दिए तब भी अपरिमेय, अपरिमेय के साथ हम परिमेय का भाग दे दिए तब भी अपरिमेय। ऐसा मतलब अपरिमेय संख्याएं,
यानी परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, जोड़ो घटाओ गुणा भाग भिन्न कुछ भी करो, केवल और केवल अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट वही यही है और आपके बुक में लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। समझा दिया है मैंने कि किस प्रकार है। लिखा है परिमेय संख्या का योग या अंतर, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना, क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पे बोला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल या भागफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यही चीज मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, दिमाग में आपको रखना है। चलिए ये हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए सेम आ गया ना। अगर हम देखते हैं क्या देखें, अगर हम ये देखिए, ये है परिमेय, ये है परिमेय। अच्छा परिमेय में थोड़ी मैं डिस्कशन कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। देखिए आप ऐसा मान लीजिए कि दुनिया की समस्त संख्याएं परिमेय संख्याएं और होती भी हैं, सिवाय किनको छोड़ के, ऐसी संख्याएं जो रूट से पूर्णतः बाहर नहीं निकलती हैं, जैसे कितना हुआ रूट 2, रूट 3। अच्छा देखिए रूट 4 क्या है, रूट 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है रीजन उसका, क्योंकि ये पूर्णतः बाहर निकल के 2 बनेगा, इसलिए रूट 4 परिमेय है। मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलती वो संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये आपको विशेषता भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया सिद्ध करिए कि ये क्या है, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन समस्त जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनमें मैं स्टार लगा देता हूँ। इसी तरह के सवाल आने ही आने हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए इसको करते हैं क्या हल। देखिए तो हम करते हैं इसको हल। चलिए थोड़ी सी इसका कलर कर लेते हैं चेंज। चलिए हम मान लेते हैं, देखिएगा माना परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ा घटाया गया, तो हमको ऐसे पता है कि अपरिमेय संख्या पर प्रूफ कर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। माना क्या लिखा है 5 माइनस 2 3 एक परिमेय संख्या है। मानना परिमेय ही है, ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अच्छा जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 माइनस रूट 3 इक्वल क्या लिखोगे p बटा क्यू, क्योंकि p बटे क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। क्या बताओगे आप कि जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल 0 है, ये आपको बताना पड़ेगा। थोड़ी सी स्टेप दूर लिखिएगा। चलिए सबसे अच्छा तरीका हमको देखो पता चल चुका है ना कि रूट 3 अपरिमेय संख्या, तो हम रूट 3 का ही मान निकालेंगे। तो देखिए हम एक काम करते हैं, रूट 3 को उधर ले जाते हैं, तो बचा इधर 5 और ये इधर आके कितना हुआ p बाई क्यू इक्वल कितना हुआ रूट 3। इस केस में कितना हुआ हमारे पास q क्या आ गया एलसीएम, जिसके बटे में होता है। देखिए मैं एक सबसे आसान तरीका ही बताया करता हूँ, जिसके बटे में होता है वो एलसीएम आता है, जिसके बटे में नहीं होता गुणा हो जाता है। इसके साथ गुणा हुआ कितना हुआ 5 माइनस, जिसके साथ बटे जो बटे में रहता है वो कट जाता है, तो बचा कितना केवल p और कितना ये रूट 3। अब आप पहले इसको लिखिए रूट 3, फिर आप लिखिए 5q माइनस का p और बटा क्या है q, ये आपने लिख लिया। एक काम करिए, जब आपने रूट 3 का मान निकाल ही लिया है तो आप इसे करिए डिब्बे में बंद। आप इसको थोड़ी सी और नीचे ले आते हैं, आपको बिल्कुल हूबहू लिखना है फोटो कॉपी की तरह, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब आप नीचे देखिए क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि रूट 3, ये रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब हम ये जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है। मैंने कहा समझिएगा, मैंने कहा कि ये दो आदमी हैं और मैंने कहा कि ये दोनों बराबर हैं, धन से दौलत से सबसे। मैंने कहा ये अमीर है तो ये भी अमीर होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैंने कहा ये गरीब है तो ये भी गरीब होगा। तो मैंने कहा ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। तो जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। तो
संख्या होगी। हम जानते हैं रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये 5q माइनस पी बाई पी भी क्या, सॉरी क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। और ये अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये सब आए कहाँ से, आप ऐसा सोचिए, ठीक, क्योंकि अभी फिलहाल अभी आपको याद रखना है ये सब आए कहाँ से, रिवर्स इससे, ठीक। तो आप कह सकते हैं लास्ट में आता है कितना 5 माइनस रूट 3, जब ये सब अपरिमेय संख्या है, अब रूट 3 अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये घूम फिर के ये सब अपरिमेय कहलाए, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आता है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 6, और हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सेम वही करना है आपको भी, इसमें भी वही करना है। देखिए चलिए करते हैं हल। मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 3 रूट 2 बराबर क्या होगा हमारे पास, पी बटा क्यू। दिखाना पड़ेगा, बताएंगे जहाँ पी और क्यू से बताना है, क्यू सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं। आप ये भी बता सकते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। इसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये संख्याएं हैं और क्यू डज नॉट इक्वल 0 है। अच्छा, यहाँ से इस तरह के सवालों में, परिमेय परिमेय वाले के सवालों में सिर्फ आप अपरिमेय का मान निकाल दीजिए, यानी इस केस में आपको रूट 2 का मान निकालना होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये जिसको हम जानते हैं। तो कितना हुआ आपके पास, ये देखिए ये है आपका पास पी और बटे में चला गया 3q, और इसे आप कर सकते हैं डिग्री में बंद। और फिर सेम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब रूट 2 इसका बराबर है, तो क्यू बटा कितना 3q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जब ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 2 अपरिमेय संख्या अगर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये सब लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये सब आया किससे, ये सोचिए यहाँ से कुल मिला के ये, तो जब ये सब अपरिमेय संख्या बन गई, ये अपरिमेय संख्या मतलब सब अपरिमेय संख्या आता है, क्या लिखोगे आप, 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया PRODED प्रूव, ये आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। बस छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, ऐसे ही आपको करना है, 2 नंबर के लिए आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद हमने ये वाला एग्जाम्पल तो खुद ही देख रखा है हमने, 1.2 का मैंने बता रखा है, रूट 5 का। अच्छा, आपके लिए एक वर्क जरूर रहेगा कि जिस प्रकार मैंने रूट 5 का किया है, ठीक, अगर मैं आपको बताऊँ जिस प्रकार का मैंने यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, ये देखिए रूट 5 जैसे मैंने किया वैसे आप रूट 2 का कर सकते हैं। रूट 3 का तो मैंने बता ही रखा है, उदाहरण में था रूट 5 का। अब आप निकाल सकते हैं रूट 7 का, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है, और आप निकाल सकते हैं रूट 6 का, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऐसे 2-3 आप सवालों को अगर आप लगाएंगे होमवर्क पे, तो आपसे मान लीजिए कि ये जो फॉर्मेट मैंने बताया, ये फॉर्मेट आपसे बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखिए सेम स्टेटमेंट पे है, अपन करते हैं क्या हल। देखिए मान लेते हैं परिमेय, देखिए ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय है, तो
परिमेय परिमेय का योग हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, परिमेय कहलाता है। तो मान लेते हैं, माना 3 धन 2 रूट 5 रूट 5 1, मानना परिमेय ही है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या इसका मतलब क्या हुआ, 3 धन 2 रूट 5 बराबर हम क्या मानेंगे, p बटा q। कॉमा करिए, लिखोगे आप क्या, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल 0 है। ये हुआ। अब देखिए, हम रूट 5 मान निकालेंगे, अपरिमेय संख्या का मान निकालिए आप। तो दिमाग लगाइए, अगर मैं इसको यही रखते हैं, 2 रूट 5 उधर गया p बटा क्या हुआ q, 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस कर दिया, क्योंकि पक्षांतर होने में अगर बराबर उधर जाता है तो प्लस से माइनस हो जाता है। देखिए 2 रूट 5 बराबर कितना हुआ, q आ गया एलसीएम, जो बटे में होता है वो एलसीएम आप ले लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि p बटा q बराबर सॉरी -3 और बटे में ले लियो गुणा हुआ q एकम q, इसका इससे। तो देखिए q एकम p एकम p माइनस कितना हुआ 3q। इसी को मैं क्या कहता हूँ कि जो बटे में होता है एलसीएम आता है, जिसके साथ रहता है कट जाता है, जिसके साथ नहीं रहता उसके साथ गुणे में चला जाता है, नहीं जिसके बटे में नहीं रहता उसके साथ गुणे में चला जाता है। ये हुआ। अब देखिए रूट 5 का अगर हम मान निकालें तो रूट 5 बराबर कितना कहलाया, ये हुआ p माइनस 3q और y कितना हुआ 2q। चलिए इसे हम डिब्बे में बंद करते हैं और ये हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ये इसका फ्रेम कलर चेंज कर देते हैं। ये अच्छा, फिर से लिखना पड़ेगा सेम स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि रूट 5 प्रूव भी किए हैं, एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 इसके बराबर है, तो p माइनस 3q अपॉन 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जब ये सब अपरिमेय संख्या होगी तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः p, थोड़ी सी नीचे लिखते हैं, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 2-4 बार आप लगाएंगे तो यकीन मानिए जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपसे रट जाएगा, क्योंकि आपको लगाना बिल्कुल इसी तरह है। ये आप मान लीजिए, ये सेम इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर पे आएंगे। देखिए ये फॉर्मेट सेम है, हम जानते हैं रूट 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट चलते हैं अपन, इसको 3 पार्ट में अपन तोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 3 क्वेश्चन है, सेम उसी तरह के हैं। चलिए एक एक करते हैं। देखिए हम मानते हैं पहला नंबर कर रहे हैं, माना सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है ये, और ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 3 के तीनों इम्पोर्टेंट है, एक ही सीक्वेंस में करना है। मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/√2 इक्वल p/q लिखा जाएगा। बताना भी पड़ेगा जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं और q डज नॉट इक्वल 0 है। ये हमको बताना पड़ेगा।
देखिए इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या का मान निकालना है। ये तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/√2 है, तो यहाँ पे हम क्या किए, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और ये क्या है, p बटा क्या है, q है। देखिए √2 एकम √2 कहलाया, ठीक, और √2 से √2 क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना हो गया, देखिए √2 गुणे √2, तो चाहे आप 2 लिख दीजिए, चाहे आप ऐसा करिए कि 2 दूनी 4 हो गया, 4 किसका बन जाता है, 2 का वर्गमूल होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कितना है, 2, और कितना हुआ p और बटा कितना हुआ q। आप रूट का मान निकालेंगे, सिर्फ 3 गुणा करिए तो √2 का आप मान निकाले तो कितना हो गया, 2p और कौन क्या कहलाया, q। यानी आप क्या लिख सकते हैं, ये। अब हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर है, तो 2p बटा q ही एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः इस बाय कहाँ से, यहाँ से, अतः 1/2 ही, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए एक पार्ट और लेते हैं, और एक पार्ट हम और ले लेते हैं, क्योंकि हमको इधर नहीं करना होगा तो जगह बना देते हैं। चलिए सेम मानने का काम तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कर रहे हैं, हम सेकेंड नंबर का है, लिख देता हूँ साफ सुथरा। मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, सहूलियत हो जाएगा थोड़ी सी आपको भी समझने में। इसको आप ये मान लेते हैं, सेम मानने का माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या मानेंगे तो इसका मतलब कितना हुआ कि 7√5 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, p बटा q, और जब p बटा q लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब, इसको और दूर कर देता हूँ, इसका मतलब आपको बताना ही पड़ेगा कि p बटा q है क्या। चलिए हम इसको लेके बताते हैं। ये हमने बताया कि जहाँ p और q क्या है, ये p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, ये हुआ। अच्छा चलिए फिर स्टेटमेंट हमारा मान निकाले √5 का अपरिमेय संख्या, तो ये कितना हुआ √5 और कितना हुआ p और y कितना हुआ q। यानी अगर हम देखें, देखिए √5 का निकले तो कितना हो जाए 7, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम मान निकाल रहे हैं √5 का, तो √5 का मान कितना निकला p और कौन में कितना चला गया 7 और क्या हुआ q। तो √5 का मान हमारा निकला, जब √5 का मान हमारा निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट हमारा सेम, क्या स्टेटमेंट हमारा सेम चलेगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट सेम रहेगा। मैं इसको थोड़ी से एडजस्ट करता हूँ, देखिए √5 है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए √5, और यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करते हैं, ये
क्या लिखेंगे, लिखते क्या थे अपन कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा कि P/7 क्यू ये अपरिमेय संख्या होगी, और इससे क्या होगा, 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, थोड़ी सी तीसरे नंबर को भी यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं। मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। और बताना पड़ेगा हमें कि P और Q क्या है, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं फिर से, और हमने ये बता दिया कि P और Q क्या है। ये P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ Q ≠ क्या है, 0 है। अच्छा, √2 का मान निकालते हैं, तो 6 + √2 इक्वल कितना निकला, √2 को तो मैंने मान ही नहीं निकाला, और √2 का मान अपना निकलेगा P/Q, और ये उधर जाके -6। जब ये -6 तो इसका मतलब क्या होगा, इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं थोड़ी सी। √2 बराबर कितना हुआ, Q आ गया एलसीएम, Q से Q कैंसिल तो हुआ P, और इसके साथ बनाओ तो कितना हो जाएगा, 6Q। और इसे हम कर देते हैं डिब्बे में पैक। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, चलिए एडजस्ट करते हैं इसको। हम इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि है वही, एक जगह बस थोड़ी सी चेंजेस करना है, क्योंकि √2 का है तो हम बताएंगे कि √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो P-6Q ये बटा Q ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम ये कहेंगे कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा सब आ गया। ये आपको PDF में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो थैंक यू डियर, आप प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, और ये नोट्स सब मैं PDF में आपको PDF के रूप में आपको ग्रुप में प्रोवाइड भी कर दूंगा। और मेहनत करिए लगनशीलता से, अगर आप मेहनत करेंगे पूरी शिद्दत से तो आप 100% मैथ सीख जाएंगे। थैंक यू डियर।